तो इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। पहले बात करेंगे प्लियोट्रोपिक इनहेरिटेंस, फिर उसके बाद में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये दोनों मेंडल के इनहेरिटेंस से काफ़ी डिफर करते हैं। तो ये क्या होते हैं और इनको हम कैसे न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन इन पे बनते हैं, वो सारी चीज़ें समझने वाले हैं। प्लियोट्रोपी, बेटा प्लियोट्रोपी एक ऐसा फिनोमिनन है, एक ऐसे टाइप का इनहेरिटेंस है जहाँ पर कोई एक जीन होता है और एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने लगता है। जनरली हमने देखा है भाई एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन मान लो कोई एक ऐसा जीन है जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स, एक दो तीन चार, मतलब दो तीन चार कितने भी कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसा जीन कहलाता है प्लियोट्रोपिक जीन। और इसका जो इनहेरिटेंस होता है इसी को बुलाया जाता है प्लियोट्रोपिक इनहेरिटेंस या फिर प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपिक जीन जनरली हमारे मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो प्लियोट्रोपिक जीन ज़्यादातर कौन से होते हैं? ऐसे जीन जो मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व हों, मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल कर रहे हो। अब मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? मेटाबॉलिक पाथवे यानी कि एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन जिसमें मल्टीपल रिएक्शन होती हैं। एक सबस्ट्रेट दूसरे में कन्वर्ट होता है, दूसरा तीसरे में कन्वर्ट होता है ना। अब इससे फाइनली जाकर के हमारे पास कैरेक्टर आता है। मान लो ये जो सी मॉलिक्यूल बन रहा है इससे कैरेक्टर 1 आता है, और ये जो डी बन रहा है इससे कैरेक्टर 2 बन रहा है। अब यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है, क्या ये एंजाइम बनाने वाला जीन, जो भी जीन इस एंजाइम को बनाएगा, क्या ये जीन कैरेक्टर 1 को भी कंट्रोल कर रहा है, कैरेक्टर 2 को भी कंट्रोल कर रहा है? तो ऐसा जीन क्या कहलाता है? प्लियोट्रोपिक जीन, है ना। तो जितने भी मेटाबॉलिक जीन होते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज वगैरह होती है ना, उसमें आप देखेंगे कि एक जीन की वजह से डिफेक्ट आ रहा है, लेकिन इफेक्ट बहुत सारे ऑर्गन्स पे पड़ता है, बहुत सारे फंक्शंस पे हमारी बॉडी के अफेक्ट पड़ता है। तो प्लियोट्रोपी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेटाबॉलिक डिजीज ही होती हैं। तो जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक डिजीज होती हैं, जो मेटाबॉलिक जेनेटिक डिजीज होती हैं, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सबसे पहला टाइप है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर में क्या होता है भाई? फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर में एक एंजाइम डिफेक्टिव हो जाता है। जो जीन होता है जो एक पर्टिकुलर एंजाइम बना रहा था, इस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम जो है, ये जीन जो बनाता है, ये म्यूटेट हो जाता है। क्योंकि ये म्यूटेट हो चुका है तो ये वाला एंजाइम अब नहीं बनेगा। अच्छा, इस एंजाइम का काम क्या था? इस एंजाइम का काम होता है, एक अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन, इस फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को टायरोसिन में कन्वर्ट करना। टायरोसिन, ये भी एक अमीनो एसिड है, ये भी एक अमीनो एसिड है, तो एक अमीनो एसिड से दूसरे में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये जो टायरोसिन है ये कई सारे मॉलिक्यूल्स का प्रिकर्सर होता है। जैसे अगर ये थायराइड हार्मोन जब हम देखते हैं तो उसका प्रिकर्सर होता है, डोपामीन का प्रिकर्सर होता है, मेलानिन पिगमेंट जो हमारा स्किन कलर बनाता है उसका प्रिकर्सर होता है। मान लो कि ये एंजाइम ना बने तो क्या ये कन्वर्जन हो पाएगा? बिल्कुल भी ये कन्वर्जन नहीं होगा। तो इस कन्वर्जन ना होने की वजह से क्या थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा, डोपामीन नहीं बनेगा, मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से स्किन का कलर वाइट हो जाएगा। डोपामीन न बनने की वजह से डिप्रेशन आता है, थायराइड की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा। तो कितने सारे कैरेक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं। साथ में जब फिनाइल एलेनिन का कन्वर्जन नहीं होता टायरोसिन में, तो फिनाइल एलेनिन धीरे धीरे क्या होता है, हमारी बॉडी में बिल्डअप होने लगता है। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी में ये बिल्डअप होने लगेगा, तो जहाँ पर ये बिल्डअप होता है और इसका स्लो कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है फिनाइल पायरियोविक एसिड में। ये बिल्ड होकर के फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिनाइल पायरियोविक एसिड। ये जो फिनाइल पायरियोविक एसिड है ना, ये एक टॉक्सिक बायो प्रोडक्ट है। ये एक टॉक्सिक वेस्ट है। ये हमारी बॉडी में फिनाइल पायरियोविक एसिड जा करके ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है, और ब्रेन में एक्यूमुलेट होने की वजह से, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ब्रेन रिटार्डेशन होने लगती है। जो ब्रेन होगा वो उसकी फंक्शनैलिटी कम होने लगेगी। तो क्या ब्रेन में भी अफेक्ट पड़ रहा है? बिल्कुल अफेक्ट पड़ रहा है। क्या ये सारे ऑर्गन्स अफेक्ट पड़ रहे हैं? ये सारे फंक्शन भी अफेक्ट हो रहे हैं? बिल्कुल इफेक्ट हो रहे हैं। फिर इसको बाहर निकालने के लिए हमारी किडनी क्या करती है? फिनाइल पायरियोविक एसिड को बाहर निकालने के लिए हमारी किडनी
इसको कीटोन बॉडी की फॉर्म में यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। इसको कीटोन बॉडीज़ की फॉर्म में जब ये ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड और फिनाइल एलनीन, तो कीटोन बॉडीज़ की फॉर्म में ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। तो जब हम यूरिन में चेक करते हैं तो बहुत सारे कीटोन बॉडीज़ मिलते हैं, इसीलिए इस डिजीज़ का नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया। अब ध्यान से देखो कितने सारे इफेक्ट दिखा रहा है, सिर्फ एक सिंगल जीन को म्यूटेट होने की वजह से कितने सारे इफेक्ट आ रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है फिनाइल प्लियोट्रोपिक इनहेरिटेंस का। एक और मेटाबॉलिक डिजीज है जो फिनाइल प्लियोट्रोपिक इनहेरिटेंस शो करती है, जिसका नाम है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया। अब सिकल सेल अनीमिया हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, क्यों इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, वो आपको समझ में आएगा जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे एक बार, तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है एक प्लांट से, पी प्लांट से। ऐसा नहीं है कि प्लियोट्रोपी सिर्फ एनिमल्स या ह्यूमंस में दिखाई देती है, प्लांट्स में भी दिखाई देती है। तो यहाँ पे हम प्लांट के अंदर एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं प्लियोट्रोपी का। प्लांट में भी जो पी प्लांट है वहाँ पर ही उसका एग्जाम्पल मिलता है। पी प्लांट के अंदर में एक जीन है जिसको हम जीन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बी जीन दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। सीड के शेप को कंट्रोल करता है कि सीड का शेप किस टाइप का आएगा, और दूसरा जो सीड के अंदर स्टार्च ग्रेन होता है, भाई कोई भी सीड होता है उसमें फूड स्टोर होता है, और प्लांट फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च की फॉर्म में। तो उसके अंदर जो स्टार्च ग्रेन स्टोर्ड है उसका साइज भी कंट्रोल करता है, जो उसका साइज है उसको भी कंट्रोल करता है। तो दो कैरेक्टर्स, एक तो सीड का शेप और दूसरा स्टार्च ग्रेन जो सीड में मिलता है, सीड के अंदर मिलने वाला है स्टार्च ग्रेन, उस ग्रेन का साइज कितना है। पहले बात करते हैं सीड शेप को ये कैसे कंट्रोल करता है। भाई अगर एक जीन है बी तो इसके दो एलील्स होंगे, कैपिटल ए और स्मॉल बी। ये जो दोनों एलील्स हैं इसकी वजह से जीनोटाइप कितना आएगा, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी स्मॉल बी, है ना। अब ध्यान से समझना कि ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, ये जो दोनों जीनोटाइप हैं, इसमें सीड शेप आता है राउंड और यहां पे सीड शेप आता है रिंकल्ड। सीड शेप यहां पे राउंड आएगा और यहां पे रिंकल्ड आएगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एलील्स आपस में कैसे हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव, ये वाला डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन मजेदार बात ये कि जब हम स्टार्च ग्रेन का साइज स्टडी करते हैं तब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। जब हम इसी जीन के लिए, इसी एलीलिक कॉम्बिनेशन के लिए स्टार्च ग्रेन का साइज पढ़ने जाते हैं तब ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता। वहां पर जो जीन है वो कैपिटल बी, जीनोटाइप तो सेम ही रहेगा, बस कैरेक्टर चेंज हो रहा है। तो ये वाला जो जीनोटाइप है इसमें स्टार्च ग्रेन का साइज कैसा दिखाई पड़ेगा, लार्ज साइज का। जो सीड में स्टार्च ग्रेन का साइज बनेगा वो लार्ज साइज का बनेगा, लेकिन सीड कैसा बनेगा, राउंड। और सीड के अंदर जो स्टार्च ग्रेन साइज है दैट इज लार्ज। अच्छा, कैपिटल बी स्मॉल बी में भी सीड कैसा बन रहा है, राउंड, वो तो हमने पहले ही देख लिया। लेकिन जो स्टार्च ग्रेन साइज है वो इंटरमीडिएट शेप का, साइज का, इंटरमीडिएट शेप, बीच के शेप। लास्ट है स्मॉल बी, स्मॉल बी, इसमें शेप हमने पढ़ लिया था, रिंकल्ड आता है। शेप रिंकल्ड होने के बाद में जो स्टार्च ग्रेन का साइज है वो भी स्मॉल आएगा। जो स्टार्च ग्रेन का साइज है वो कैसा है, स्मॉल। अब ध्यान से इसको देखना, अगर हम स्टार्च ग्रेन साइज को सिर्फ कंसीडर करें तो क्या कैपिटल बी की वजह से आ रहा है लार्ज एक ट्रेट, यहाँ पे स्मॉल दूसरा ट्रेट, और यहाँ पे इंटरमीडिएट तीसरा ट्रेट, इंटरमीडिएट तीसरा ट्रेट, इनके बीच का ट्रेट आ रहा है। आपको मालूम होगा कि कभी भी कोई इंटरमीडिएट ट्रेट बनता है तो इसका मतलब है कि एलील्स आपस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं। इसका मतलब बोला जाए कि अगर स्टार्च ग्रेन साइज के रिस्पेक्ट में ये जो एलील हैं कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये कैसे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, तो क्या ये गलत होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, तो क्या ये गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे सर एक ही जीन है, जीन तो एक ही है, बी और स्मॉल बी, लेकिन जब हम कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं शेप को,
तो ये दोनों उस टाइम पर डोमिनेंस कंडीशन शो कर रहे हैं, डोमिनेंस और रिसेसिव कंडीशन शो कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसी के लिए स्टार्च ग्रेन का साइज देखते हैं तो उस टाइम पे ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं। तो एक ही एलील दो अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन दोनों के लिए जो इनहेरिटेंस जो एलील्स के बीच में इंटरेक्शन है वो भी चेंज हो जा रहा है। तो इससे हमें ये समझना है कि भाई जो डोमिनेंस और रिसेसिव कंडीशन होती है ना, या फिर ये जो डोमिनेंस का कंसेप्ट, रिसेसिवनेस का कंसेप्ट होता है, ये किसी एलील की इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती। एलील के पास हमेशा के लिए ऐसा नहीं है कि एक एलील हमेशा डोमिनेंट होगा और दूसरा एलील हमेशा रिसेसिव होगा। ये जो डोमिनेंस वाला रिलेशन है, चाहे हम बोले रिसेसिव वाला रिलेशन है, ये किसी भी एलील की इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है। किसी भी एलील की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है वो नहीं है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा कैरेक्टर हम चूज कर रहे हैं। जैसे मान लो कि दो बच्चे हैं ए और बी। अब इनमें से ये जो बी है ये स्टडी करने में ज़्यादा अच्छा है, पर ऐसा थोड़ी जरूरी है कि ये बी से हर चीज़ में ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है कि डांस करने में बी ए ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि स्पीकिंग में ये ज़्यादा अच्छा हो, पब्लिक स्पीकिंग में। तो क्या ए ज़्यादा अच्छा है या बी ज़्यादा अच्छा है? दोनों में से कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्या चीज़ डिसाइड करेगी कि हम कौन सा कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं? इसी तरह से जब प्लियोट्रोपी होता है, जब एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, तो कई बार अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए जो एलील्स के बीच में इंटरेक्शन होता है वो भी चेंज हो जाता है। किसी एक में मान लो एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है, तो दूसरे में उनके बीच में इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, किसी तीसरे में को डोमिनेंस है। ठीक है, तो एलील्स के इंटरेक्शन कैरेक्टर के साथ में चेंज हो सकता है। तो इसीलिए हमें याद रखना है कि डोमिनेंस की प्रॉपर्टी किसी भी एलील की इनहेरेंट प्रॉपर्टी, उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर पे डिपेंड करती है कि किस कैरेक्टर को हम चूज कर रहे हैं। उस कैरेक्टर के लिए वो डोमिनेंट हो सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा डोमिनेंट होगा दूसरे वाले पे। अब ये पढ़ने के बाद हमें सिकल सेल अनीमिया आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिकल सेल अनीमिया में कुछ इसी तरह की कंडीशन होती है। डायरेक्ट उसको पढ़ने जाएंगे तो समझ में मुश्किल होती है उसको समझने में। अब सिकल सेल अनीमिया क्या है बेटा? देखो, कोई भी अनीमिया जो होता है, पहले तो हम जर्नल अनीमिया की बात करते हैं, फिर हम बात बोलेंगे कि सिकल सेल अनीमिया क्या होता है। अनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहां हमारी बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। या तो आरबीसी का नंबर कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल का नंबर कम हो जाता है, या फिर जो उसके अंदर हीमोग्लोबिन है उसका नंबर कम हो जाता है। किसी भी कंडीशन में अगर हमारी बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है तो उसको बोलते हैं अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया के अंदर क्या होता है कि जो हमारे आरबीसी का नॉर्मल शेप होता है बाइकॉन्केव, जो आरबीसी का नॉर्मल शेप होता है वो चेंज होके सिकल शेप, इस तरह से सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। और इस सिकल शेप की वजह से अनीमिया डेवलप होगी, इसीलिए इसका नाम है सिकल सेल अनीमिया। पहले तो समझते हैं सिकल शेप बनता क्यों है, और इस सिकल शेप की वजह से अनीमिया कैसे डेवलप होता है वो भी समझ में आ जाएगा। और ये एग्जाम्पल है प्लियोट्रोपी का। देखो, हमारे आरबीसी के अंदर में एक पिगमेंट मिलता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, HB। इस हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 4 प्रोटीन्स होते हैं, 4 ग्लोबिन चेन होती हैं, अल्फा बीटा अल्फा बीटा। ये 4 ग्लोबिन्स होती हैं और चारों में एक एक हीम ग्रुप होता है। हमें अभी सिर्फ ग्लोबिन चेन या फिर ग्लोबिन प्रोटीन से काम है। तो यहाँ पर 2 अल्फा प्रोटीन है, 2 अल्फा प्रोटीन चेन है और 2 बीटा प्रोटीन चेन है। सिकल सेल अनीमिया के अंदर में जो प्रॉब्लम आती है वो जो बीटा चेन बनाने वाली जो जीन होती है ना, बीटा चेन बनाने वाली जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो जाता है। जो जीन ये बीटा चेन बनाती है उस बीटा चेन को बनाने वाली जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है। जब म्यूटेशन जीन में होगा तो क्या बीटा चेन के अंदर जो बीटा प्रोटीन बन रहा है वो भी चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बीटा चेन का जो 6th पोजीशन होता है, इसका जो 6th पोजीशन होता है, कोई भी प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड का। तो जो अमीनो एसिड 6ठी पोजीशन पे होता है वो चेंज हो जाता है, और उसी चेंज की वजह से फाइनली ये शेप चेंज, जो आरबीसी का शेप
ऑल्टर हो रहा है वो इसी चेंज का रिजल्ट होता है। अब जीन में क्या चेंज आता है, अमीनो एसिड में क्या चेंज आता है, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके समझते हैं। जैसे मान लो ये नॉर्मल कंडीशन है और ये हो गया म्यूटेशन वाली कंडीशन, जब आफ्टर म्यूटेशन कैसे सिचुएशन चेंज होती है। ये हमारा जीन है, इसके अंदर में एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए एक कोडॉन है। ये कोडॉन, जीन, न्यूक्लियोटाइड, ये सब तुम्हें जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो वहाँ ज़्यादा अच्छे से आता है। अभी बस इतना याद रख लो कि 3 न्यूक्लियोटाइड का ये 3 लेटर का एक सीक्वेंस है जिसकी मदद से एक अमीनो एसिड जोड़ा जाता है। ये 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये डीएनए था। यही आरएनए बनाएगा तो एक बड़ा सा आरएनए बनेगा जिसमें से हमें सिर्फ इस वाले से काम है। ये हो गया आरएनए या फिर एमआरएनए। जब ये एमआरएनए आगे चल के प्रोटीन बनाता है तो छठे पोजीशन पे, ऐसे 5 पहले ही जुड़े रहते हैं, 1 2 3 4 5, छठी पोजीशन पे सिर्फ हमें याद रखना है, बाकी तो ऐसे बहुत बड़ा होता है। नॉर्मल कंडीशन पे 6th पोजीशन पे प्रेजेंट होता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड एक पोलर अमीनो एसिड। लेकिन जब म्यूटेशन होता है ना तो इसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज, सिर्फ एक लेटर चेंज होगा हमारे डीएनए में से। पूरे लेटर में से कितना लेटर, सिर्फ एक लेटर। अब ये एक लेटर में क्या चेंज आता है, GTG, तो दूसरा वाला भी चेंज होगा CAC। ध्यान से देखो तो ये जो GAG था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, GTG में। जब ऐसा कन्वर्जन हुआ तो हमारा एमआरएनए जब बनेगा तो वो चेंज हो जाएगा। अब की बार एमआरएनए बनेगा GUG। मैंने बोला है ये जो न्यूक्लियोटाइड का रिलेशन है एमआरएनए डीएनए के बीच में, वो सब आपको मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से आएगा। पर क्योंकि ये सीक्वेंस अलग है, ये GAG थी और ये GUG है, अगर एमआरएनए के अंदर में सीक्वेंस चेंज हुई है तो जो 6th पोजीशन पे अमीनो एसिड आएगा, अब की बार वो वेलिन ना आकर, वो ग्लूटामिक एसिड ना आकर के वेलिन आएगा जो कि नॉन पोलर है। ग्लूटामिक एसिड पोलर था और ये क्या होता है 6th पोजीशन पे नॉन पोलर। इस वेलिन आने की वजह से, नॉन पोलर अमीनो एसिड आने की वजह से जो हीमोग्लोबिन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, वो स्टिकी नेचर का हो जाता है, रिएक्टिव नेचर का हो जाता है, उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। बस आप इतना समझ लीजिए। अब इस चेंज की वजह से जो बीटा ग्लोबिन में चेंज आया है उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी मान लो ऑक्सीजन ज़्यादा है और दूसरी कंडीशन है कि जब ऑक्सीजन कम है, यानी कि ऑक्सीजन टेंस्ड कंडीशन में है, ऑक्सीजन टेंशन बोलते हैं इसको, ऐसी कंडीशन जहां पे ऑक्सीजन कम है। जो भी ऐसा हीमोग्लोबिन होता है ना, जिस भी आरबीसी के पास में ये म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, तो वो जब ऑक्सीजन टेंशन कंडीशन में आएगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन में आएगा, तो उस कंडीशन में उसका शेप चेंज हो जाता है। इसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और शेप चेंज होके किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, सिकल शेप। सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो सिकल शेप है, इसके अलावा इसकी मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नहीं रह जाती, रिजिड हो जाती है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो रिजिड हो जाती है। इन दोनों रीज़न की वजह से ये जगह जगह पर जाकर के ब्लड वेसल में ईजिली मूव नहीं कर पाता। ये कहीं पर भी जाकर के क्लम्प हो जाता है, क्लस्टर बना लेता है, ब्लड फ्लो को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जब पीछे से और तेज ब्लड फ्लो आता है तो जो ब्लड सेल हैं, जो आरबीसी हैं, वो बर्स्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड वेसल में, कैपिलरीज में अच्छे से मूव नहीं कर पाता, रेजिस्टेंस फेस करता है, तो पीछे से जो ब्लड प्रेशर आता है इसको रप्चर कर देता है। और इसकी वॉल भी बहुत रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो इसकी वजह से रप्चर होने लगते हैं। जब कॉन्टीन्यूसली आरबीसी रप्चर होते रहेंगे तो आरबीसी का जो काउंट है वो ब्लड में क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। धीरे धीरे आरबीसी का काउंट कम होने लगेगा। और इस आरबीसी के काउंट कम होने की वजह से जो ब्लड कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की, वो काफ़ी गिर जाएगी। तो हमारी बॉडी में जिनको, ऐसे ऑर्गन जिनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ब्रेन हो गया, किडनी हो गया,
हार्ट हो गया जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लिवर भी हो गया, तो इन पे डायरेक्ट इफेक्ट दिखाई देता है, इन सब का फंक्शनिंग अफेक्ट होता है, क्योंकि एक जीन के इनहेरिटेंस म्यूटेशन की वजह से ब्रेन पे भी इफेक्ट आएगा, किडनी पे भी आएगा, हार्ट पे, लिवर पे, पूरी बॉडी पे अलग अलग तरह का इफेक्ट दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन या फिर प्लियोट्रोपी, और इस डिजीज को बुलाया जाता है सिकल सेल अनीमिया डिजीज। अब फिर से हम सिकल सेल अनीमिया डिजीज के बारे में जेनेटिक्स को पढ़ते हैं इसकी। भाई एक जीन था, कौन सा जीन, HB जीन, इसके दो एलील हैं, एक है नॉर्मल एलील HBA और एक है म्यूटेशन वाला HBS। ये म्यूटेशन वाला है और HBA नॉर्मल वाला है। ये जीन जो है वो दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। पहला कैरेक्टर है ब्लड में RBC का शेप, जो RBC का शेप है उसको कंट्रोल कर रहा है। दूसरा डिजीज को भी कंट्रोल कर रहा है। भाई सिकल सेल अनीमिया एक डिजीज भी तो है, डिजीज भी तो एक कैरेक्टर होता है ना, उसको भी कंट्रोल कर रहा है। इन दोनों के टाइम पर जो इन जीन का आपसी इंटरेक्शन है, एलील्स का आपस में इंटरेक्शन है, वो अलग अलग होता है। जैसे अगर हम RBC के शेप की बात करें तो RBC के शेप की बात करते हैं तो HBA ये एक जीनोटाइप है, HBS ये दूसरा जीनोटाइप है, SHBS ये तीसरा जीनोटाइप है। अगर शेप की बात करें तो जो HBA है यहाँ पे 100% RBC कैसे दिखाई देंगे, बाइकॉनकेव। जो HBS है यहाँ पे 100% RBC सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे अपॉन ऑक्सीजन टेंशन। जैसे ही ऑक्सीजन कम मिलेगा उनको, वो सिकल शेप में कन्वर्ट हो सकते हैं सारे के सारे RBC। पर जो ये वाला कंडीशन होता है, यहाँ पे आधे तो RBC नॉर्मल होते हैं बाइकॉनकेव, जो चाहे ऑक्सीजन टेंशन हो या ऑक्सीजन टेंशन ना हो वो बाइकॉनकेव ही रहेंगे। लेकिन जो आधे बचे हुए RBC होते हैं वो ऑक्सीजन टेंशन में सिकल शेप बन जाएंगे। तो इनकी बॉडी में हमें नॉर्मल RBC और सिकल शेप वाले RBC दोनों मिलते हैं। तो अगर ध्यान से देखो ये कौन से इंटरेक्शन को दिखा रहा है, ये एलील HBA और HBS कौन से इंटरेक्शन को दिखा रहे हैं, कोडोमिनेंस। ये आपस में कोडोमिनेंस को शो कर रहे हैं। अच्छा, डिजीज के लिए कंडीशन अलग होती है। अगर हम डिजीज की बात करें तो डिजीज सारे जीनोटाइप में ऐसे फॉलो नहीं करता, लेकिन अगर हम HBA की बात करें, HBS की बात करें और HBS की बात करें, तो ये दोनों जो पहली वाली कंडीशन होंगी, चाहे तो होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, इन दोनों कंडीशन में कोई डिजीज दिखाई नहीं पड़ेगी, नो डिजीज। जबकि इस वाली कंडीशन में हमें डिजीज दिखाई पड़ेगी, HBS वाली कंडीशन में डिजीज दिखाई पड़ेगी। अच्छा, डिजीज के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ये एलील्स आपस में कैसा इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, कंप्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट रिसेसिवनेस वाला कंडीशन शो कर रहे हैं। कैसा ही है, बिल्कुल। यहाँ पे HBA जो है वो पूरी तरह से डोमिनेंट है और HBS जो है वो पूरी तरह से रिसेसिव है। तो जब हमने कैरेक्टर्स चेंज कर दिया, ब्लड का शेप स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे इंटरेक्शन अलग तरीके से शो हो रहा है, और डिजीज की बात कर रहे हैं तो इंटरेक्शन अलग तरीके से शो हो रहा है। तो ये बात हो गई प्लियोट्रोपी की। अब प्लियोट्रोपी में भी अगर सिकल सेल अनीमिया की बात करें तो सिकल सेल अनीमिया में एक स्पेशल फीचर भी दिखाई पड़ता है जिसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस एडवांटेज। हेट्रोजाइगस एडवांटेज, जहां पर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल दोनों होमोजाइगस से ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। सिकल सेल अनीमिया इसका भी एक एग्जांपल है। देखो सिकल सेल अनीमिया ना, जब हम अफ्रीका की बात करते हैं, पर्टिकुलरली जो गरीब अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पे एक डिजीज होती है मलेरिया। अफ्रीकन पॉपुलेशन को खत्म करने में या अफ्रीकन पीपल को मारने में एक बहुत बड़ा हाथ होता है इस डिजीज का, मलेरिया का। मलेरिया पैरासाइट को क्या चाहिए होता है, हमारा RBC। ये हमारे ब्लड में एंटर करता है, RBC में एंटर करता है और RBC में एंटर करके ग्रो करता है। बट याद रखने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास सिकल शेप RBC हो, मान लो हमारा नॉर्मल RBC ना होकर के सिकल शेप हो, तो उस कंडीशन में मलेरिया जैसे ही इसमें एंटर करेगा ये रप्चर हो जाएगा, क्योंकि इसकी वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, वो आराम से रप्चर हो जाती है।
क्योंकि आरबीसी रप्चर हो गया, क्या मलेरिया ग्रो कर पाएगा? यहाँ पे मलेरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन जो नॉर्मल आरबीसी है, क्या यहाँ पे मलेरिया ग्रो करेगा? यहाँ पे तो मलेरिया ग्रो करेगा, बड़े आराम से ग्रो करेगा। अब समझना इस चीज को। अगर हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं भाई, अगर हम सिर्फ अफ्रीका की बात करते हैं जहां पे मलेरिया बहुत ज्यादा होता है, वहां पे 3 इंडिविजुअल है। एक इंडिविजुअल है भाई HbA, हम इसको AA लिख सकते हैं। एक है दूसरा A और S वाला, और तीसरा है S और S वाला, जिसके हीमोग्लोबिन जीन S और S वाले। क्या यहाँ पे 100% सारे के सारे आरबीसी ऐसे बनेंगे? यहाँ पे 100% ये वाले बनेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों मिलेंगे। 50% ये आधे मान सकते हैं, वैसे तो 50-50 नहीं रहता, बट आधे आधे मान लो, अभी दोनों रहेंगे। अच्छा, ध्यान से समझना, क्या ये पर्सन सिकल सेल अनीमिया से मर जाएगा? बिल्कुल भाई, सिकल सेल अनीमिया डेडली डिजीज है, कुछ ना कुछ दिन में इसको मार देगी, इससे मर जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि जो ये वाला होमोजाइगस है HbA, ये भी मर जाएगा। किससे? मलेरिया से। ये सिकल सेल अनीमिया से नहीं मरेगा, पर ये मलेरिया से मर जाएगा। पर मजेदार बात ये है कि जो इंटरमीडिएट वाला है, ये ना तो सिकल सेल अनीमिया से मरेगा, क्योंकि सिकल सेल अनीमिया डिजीज डेवलप नहीं करती इनमें, डिजीज के लिए ये कंप्लीट डोमिनेंस होता है, तो हेट्रोजाइगस सिकल सेल अनीमिया भी नहीं शो करेगा। और मलेरिया से भी बहुत हद तक रेजिस्ट हो जाता है, मलेरिया भी इसको ईजिली अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मलेरिया से जो ये वाले आरबीसी होते हैं, मलेरिया की लाइफ साइकिल यहाँ पे आके ब्रेक हो जाती है, तो मलेरिया को पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ये जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, क्या ये मलेरिया से भी बच जाएगा, सिकल सेल अनीमिया से भी बच जाएगा? तो सबसे अच्छा है इस वाली कंडीशन के लिए, अफ्रीका के लिए, इन तीनों जीनोटाइप में से कौन सा है? हेट्रोजाइगस। इसी को बुलाया जाता है हेट्रोजाइगस एडवांटेज। जब किसी एक स्पेशल कंडीशन में जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है वो स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड करने लगता है उस पर्सन को, उस पेशेंट को, जिसकी वजह से वो दोनों होमोजाइगस से ज़्यादा चांस होते हैं उसके सर्वाइवल के। दोनों होमोजाइगस से ज़्यादा चांस सर्वाइवल किसके हैं? हेट्रोजाइगस। किसको बोलते हैं? हेट्रोजाइगस एडवांटेज। ये हो गया हमारा प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी के बाद में बिल्कुल रिवर्स चलते हैं, प्लियोट्रोपी का बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है। अगर हमें प्लियोट्रोपी पता है, सब कुछ उल्टा कर दो, और उसी को बुलाया जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, यहां पे क्या होगा? यहां पे एक कैरेक्टर होगा और इसको कंट्रोल करने वाले मल्टीपल जीन्स होंगे। जीन 1, जीन 2, 2 जीन, 3 जीन, 4 जीन। मतलब अब की बार उल्टा हो गया। प्लियोट्रोपी में क्या था? एक जीन था और एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन पॉलीजेनिक में एक कैरेक्टर होता है और उसको कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल जीन होते हैं। 2 जीन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, पर एक से ज़्यादा रहेंगे। तो ऐसे इनहेरिटेंस को हम बुलाते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस यानी कि एक जीन होता है, वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे प्लियोट्रोपी में, लेकिन जीन एक ही होगा। पर यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं भाई? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मोनोजेनिक इनहेरिटेंस से कैसे डिफरेंट है? क्या स्पेशल फीचर्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के होते हैं? पहले तो हमें इसके फीचर देखने पड़ेंगे कि भाई इसको हम पहचानेंगे कैसे, क्या चीज़ हमें क्वेश्चन में दी होगी तो हमें पता लगेगा कि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। तो जो फीचर्स होते हैं उसमें पहला फीचर है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अब ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है भाई? जब भी किसी इनहेरिटेंस पैटर्न में 2 ट्रेट के बीच में एक इंटरमीडिएट भी बने, एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट भी बने, 2 ट्रेट के बीच में एक इंटरमीडिएट बने या एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट बने, तो अगर इनके बीच में इंटरमीडिएट ट्रेट बनते हैं तो ऐसे इनहेरिटेंस को, ऐसे ट्रेट को बुलाया जाता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ये पूरा क्या हो जाता है? क्वांटिटेटिव नेचर का, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, कौन ज़्यादा है कौन कम है, इसको बता सकते हैं। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी होती है। क्या मोनोजेनिक इनहेरिटेंस भी क्वांटिटेटिव हो सकता है? बिल्कुल। जैसे आप
पता होगा जब मोनोजेनिक इनहेरिटेंस हम पढ़ते हैं तो उसमें एक टाइप का इनहेरिटेंस आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी 2 ट्रेट बनते हैं और उनके बीच वाला एक ट्रेट बनता है। तो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस कई बार हो सकता है कि क्वांटिटेटिव नेचर शो करे, लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस 100% टाइम हमेशा क्वांटिटेटिव नेचर ही शो करता है। मोनोजेनिक के पास में तो ज़्यादातर क्वालिटेटिव नेचर शो करता है, क्वांटिटेटिव नेचर शो नहीं करता। अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। भाई दूसरी प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इफेक्ट। ये जो इनहेरिटेंस होते हैं ना, इनके डिफरेंट जीन्स के बीच में हमें एडिशन इफेक्ट या फिर एडिटिव इफेक्ट दिखाई पड़ता है। एडिटिव इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट जीन, और वो भी उनके बीच में डोमिनेंट एलील्स के। जो हर एक जीन का डोमिनेंट एलील है उसका इफेक्ट ऐड हो जाता है और फाइनल जो फिनोटाइप आता है वो सारे डोमिनेंट एलील को ऐड करके जो इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है वो आता है। इसका मतलब क्या है वो भी हम समझेंगे, अभी बस लिख लो। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स, जितने ज़्यादा डोमिनेंट एलील्स होंगे उतना ज़्यादा ट्रेट इंटेंसिटी आएगी। जो ट्रेट की इंटेंसिटी आएगी वो उतनी ज़्यादा होगी जितने ज़्यादा डोमिनेंट एलील्स होंगे। और एडिटिव इफेक्ट होने की वजह से एक ग्रेडियंट दिखाई पड़ेगा आपको, ट्रेट के अंदर एक ग्रेडियंट दिखाई पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें जब एग्जाम्पल से समझेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास में एक एग्जाम्पल है 2 जीन इनहेरिटेंस को पहले पढ़ते हैं, सबसे सिंपल वाला पॉलीजेनिक 2 जीन इनहेरिटेंस। इमेजिन करो एक फ्लावर है, एक प्लांट है जिसके अंदर फ्लावर लगते हैं और इस फ्लावर का कलर कंट्रोल करने के लिए 2 जीन हैं, कैपिटल ए जीन और बी जीन। ये 2 जीन हैं। इस फ्लावर के कलर 2 हो सकते हैं, रेड और वाइट। ये 2 ट्रेट हैं, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट भी आते हैं। अब समझना यहाँ पे, ये एक जीन है और ये दूसरा जीन है। ये एक जीन का डोमिनेंट एलील है, ये इस जीन का रिसेसिव एलील है। ये इस जीन का डोमिनेंट एलील है और ये भी इस जीन का रिसेसिव एलील है। जो डोमिनेंट एलील है वो रेड कलर के ट्रेट को प्रोड्यूस करते हैं। जो डोमिनेंट फॉर्म होती है वो ट्रेट प्रोड्यूस करती है, बट जो रिसेसिव फॉर्म है या तो वो ट्रेट कम प्रोड्यूस करेगी या तो प्रोड्यूस नहीं करेगी। मान लो ये रेड कलर प्रोड्यूस नहीं करता, वाइट कलर प्रोड्यूस करता है या कुछ भी प्रोड्यूस करता है, रेड कलर प्रोड्यूस नहीं करता। ये रेड कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सही है। अब यहां पर समझेंगे कि अगर 2 जीन हैं तो कितने तरह के जीनोटाइप बन सकते हैं, उसमें एडिटिव इफेक्ट लगाते चलना है। सबसे ज़्यादा रेड कलर कहाँ पे दिखाई देगा? रेड कलर की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी वो तब दिखाई पड़ेगी जब सारे के सारे डोमिनेंट एलील होंगे। मतलब चारों के चारों डोमिनेंट होने चाहिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, तो हमारे पास मैक्सिमम रेड कलर दिखाई पड़ेगा। वहीं पर मिनिमम रेड यानी कि ऑलमोस्ट वाइट दिखाई पड़ेगा जब हमें 0 डोमिनेंट एलील होगा। कैपिटल ए, स्मॉल बी, सॉरी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। तो इस कंडीशन में कितने डोमिनेंट हैं? 0 डोमिनेंट। तो यहाँ पे कलर कैसा आएगा? वाइट। ये 2 ट्रेट हो गए, ये ट्रेट हो गया एक और ये एक ट्रेट हो गया। लेकिन क्या इनके बीच में और भी तो बहुत सारे ट्रेट बनेंगे? क्योंकि यहाँ पे एडिटिव इफेक्ट दिखाई पड़ता है, जितने ज़्यादा डोमिनेंट उतना ज़्यादा रेड कलर। मान लो हमारे पास 3 डोमिनेंट एलील हों, जैसे कि ये वाला है, और भी हो सकते हैं, ये 3 है। आप कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी ये भी कर सकते थे, बहुत सारे होंगे। पर इसके पास क्या 3 डोमिनेंट एलील है, तो क्या इसका रेड कलर इस वाले से कम आएगा? बिल्कुल, इसका रेड कलर आएगा जरूर, बट इस वाले से कम आएगा। फिर दूसरा होगा जिसमें 2 डोमिनेंट एलील, जैसे कि एक एग्जाम्पल ये है उसका, तो यहाँ पे भी रेड कलर आएगा, पर पहले वाले उस 3 डोमिनेंट वाले से कम आएगा। क्या एक ऐसी कंडीशन भी आएगी जहाँ पे 1 डोमिनेंट एलील है, जिसमें एक एग्जाम्पल ये है, इसका कलर इससे कम आएगा। और लास्ट हमारे पास में जो मिनिमम रेड कलर या मिनिमम ट्रेट आएगा वो कब आएगा? जब 0 डोमिनेंट एलील हो, जब एक भी डोमिनेंट एलील हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे क्या एडिटिव इफेक्ट काम कर रहा है? यहाँ पे 4 डोमिनेंट है तो बहुत ज़्यादा रेड, 3 डोमिनेंट हैं तो इनका एडिशन हो रहा है, 2 डोमिनेंट है तो सिर्फ 2 की वजह से एडिशन हो रहा है, 1 की वजह से हो रहा है, यहाँ पे कुछ एडिशन नहीं हो रहा है। इसी को बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट।
और जब भी एडिटिव इफेक्ट लगता है तो ट्रेट क्या शो करता है, ग्रेडियंट शो करता है। जो ट्रेट होता है वो क्या शो करता है, ऐसा ट्रेट शो ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब एक पूरा धीरे धीरे चेंज होगा, स्लो चेंजेस इस तरह से होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब बात करते हैं किसी भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कितने फिनोटाइप बनते हैं। भाई अगर हमें मान लो फिनोटाइप काउंट करना हो कि कोई पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है उसके अंदर फिनोटाइप काउंट करना हो, तो डायरेक्ट उसको काउंट करने का एक फॉर्मूला होता है 2n+1, जहां पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीन। कितने जीन कैलकुलेट यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। जैसे यहाँ पे देखो 2 जीन इन्वॉल्व थे, तो 2 जीन इन्वॉल्व होंगे तो 4 डोमिनेंट, ये एक हो गया, 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट। ये 4 तो आने ही है क्योंकि 2 डोमिनेंट 2 जीन की वजह से एलील कितने होंगे, 4। लेकिन एक एक्स्ट्रा जरूर आता है जो कि 0 डोमिनेंट वाला, तो ये एडिशनल होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो इसीलिए हम 2n+1 करते हैं, तो ये हो जाएगा 5। तो क्या यहाँ पे 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। रेशो क्या आएगा, फिनोटाइप का रेशो। भाई रेशो याद ही रखना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट रटना है रेशो 1:4:6:4:1। मतलब जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट, कंप्लीट डोमिनेंट 4 डोमिनेंट वाला वो सबसे कम है, जो चारों रिसेसिव वाला है वो भी सबसे कम है, 1 रेशो के साथ जा रहा है। और जो बीच वाला है बिल्कुल इंटरमीडिएट वाला, वो नंबर में देखो सबसे ज्यादा है। अगर हम नंबर की बात करें तो वो इंटरमीडिएट वाला मैक्सिमम बनेगा, और दोनों साइड यूनिफॉर्मली नंबर चेंज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो एक बेल शेप कर्व आता है, बेल शेप कर्व आता है फॉर नंबर रेशियो ऑफ फिनोटाइप। इसका एक और एग्जांपल हमें याद रखना है, ह्यूमन स्किन कलर। जो एक्चुअल एग्जांपल है जो क्वेश्चन में आते हैं एग्जांपल के फॉर्म में, वो होता है ह्यूमन का स्किन कलर। हमारा स्किन कलर 3 डिफरेंट जीन्स कंट्रोल करते हैं, जिनका नाम है ए जीन, बी जीन और सी जीन। इन तीनों के डोमिनेंट फॉर्म होते हैं, रिसेसिव फॉर्म होते हैं। इसका भी डोमिनेंट फॉर्म होगा, रिसेसिव फॉर्म होगा, इसका भी डोमिनेंट फॉर्म होगा, रिसेसिव फॉर्म। जो डोमिनेंट फॉर्म होते हैं ये मेलानिन पिगमेंट बनाते हैं। ये तीनों क्या बनाते हैं, मेलानिन पिगमेंट। और मेलानिन पिगमेंट एक ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन में कलर प्रोवाइड करता है। ये स्मॉल वाले पिगमेंट नहीं बनाते, तो अगर पिगमेंट नहीं बनेगा तो फेयर स्किन आएगी, और बनेगा तो डार्क स्किन आएगी। तो जो सबसे डार्क कलर होगा वो कब आएगा, जब सारे के सारे डोमिनेंट होंगे, ये डार्केस्ट कलर। और नीचे सबसे अगर नीचे जाएं तो सबसे लाइट कलर, यहाँ पे 0 डोमिनेंट एलील है और यहाँ पे टोटल 6 डोमिनेंट एलील है। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट बन जाएगा। अब अगर नंबर ऑफ फिनोटाइप की बात करें, क्योंकि भाई डायरेक्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ फिनोटाइप, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने आएंगे, 6 एलील्स हैं तो 6 तो आने ही है। मतलब जीन कितने हैं, 3 जीन है, तो 3n+1, 3n इज इक्वल टू 6। और वैसे भी समझ सकते हो एक एक करके कम होता जाएगा, तो 6 कम होंगे, +1 इज इक्वल टू 7। टोटल 7 फिनोटाइपिक यहाँ पे मिलेंगे। रेशो की बात करें तो रेशो रट रही है आपको 1:6:15:20, ये ऐसे आ गया। अब इस तरफ बिल्कुल सिमेट्रिक रहेगा, जैसा यहाँ पे हुआ है बिल्कुल वैसा ही 15:6:1। तो इधर भी सिमिलर, इधर भी सिमिलर, मैक्सिमम रहेगा इंटरमीडिएट साइज पे। इनको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वेरी लाइट। ये सबसे ज्यादा लाइट है, यहाँ पे सारे रिसेसिव किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। अगर ऐसे नहीं लेना, हम लोग ज्यादातर इधर इसको ऐसे लेते हैं, सारे डोमिनेंट इधर लेते हैं। तो ये वेरी डार्क, ये वाला डार्क, ये फेयरली डार्क, थोड़ा डार्क रहेगा, देखने में पता लग जाएगा तो फेयरली डार्क है। ये इंटरमीडिएट। 15 वाला आएगा लाइट, फेयरली लाइट, फेयरली लाइट, ये आएगा लाइट, और ये आएगा वेरी लाइट। तो इस तरह का रेशियो यहाँ पे दिखाई देगा। जो सबसे बीच वाला है बेल शेप कर्व में, वो उस नंबर में सबसे ज्यादा होता है। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। अगर आप अपने क्वेश्चन वगैरह देखेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जनरली आते हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस पे बेस्ड रहते हैं, इसके एडिटिव इफेक्ट पर। जैसा मैंने बताया था कि इसके पास में प्रॉपर्टी होती है एडिशन की, इसका इफेक्ट ऐड हो जाता है। तो जो एडिटिव इफेक्ट है ना, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलते हैं।
कैसे क्वेश्चन रहते हैं, पहले एक सिंपल सा ही क्वेश्चन आता है, करके बता देता हूँ। मान लो एक फ्रूट है, उस फ्रूट का वेट कंट्रोल किया जाता है, दो जीन कंट्रोल करते हैं, ए जीन और बी जीन। ये दो जीन क्या कंट्रोल करते हैं? फ्रूट का वेट। इस फ्रूट के वेट का जो मैक्सिमम वेट है और जो मिनिमम वेट है वो आपको दिया गया है। मैक्सिमम वेट मान लीजिए 100 ग्राम और जो मिनिमम वेट है वो है 60 ग्राम। मिनिमम वेट कितना है? 60 ग्राम, है ना। क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई एक डोमिनेंट एलील, इन दोनों जीन्स का एक एक डोमिनेंट एलील कितना वेट कंट्रीब्यूट करता है। हर एक डोमिनेंट एलील की वजह से वेट कंट्रीब्यूशन कितना आता है, ये पूछा गया हमसे। देखो अब समझना, हमें बोला गया है कि 100 ग्राम मैक्सिमम वेट है और 60 ग्राम मिनिमम वेट है। मैक्सिमम वेट कब आएगा? जब सारे डोमिनेंट होंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। मिनिमम वेट कब आएगा? जब सारे रिसेसिव हों, कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। कितने डोमिनेंट हैं? 4 डोमिनेंट। कितने डोमिनेंट हैं? 0 डोमिनेंट। माइनस कर दो डायरेक्ट। 4 डोमिनेंट का इफेक्ट और 0 डोमिनेंट का इफेक्ट इज इक्वल टू 100 माइनस 60 ग्राम्स इज इक्वल टू 40 ग्राम। और इधर क्या आ जाएगा? 4 डोमिनेंट का इफेक्ट। अच्छा, हर डोमिनेंट का इफेक्ट कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10 ग्राम। हर डोमिनेंट की वजह से जो एडिशनल वेट आता है वो है 10 ग्राम। और ये 60 ग्राम वेट बाय डिफॉल्ट आता है, दूसरे जीन कंट्रोल करते हैं। इस जीन की वजह से, इन दोनों जीन की वजह से नहीं आता, वो बाय डिफॉल्ट आता है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। अब मान लो इसी क्वेश्चन में एक दूसरा पार्ट होता, मान लो इसी क्वेश्चन में हमें एक दूसरा पार्ट भी दिया गया होता जनरली, क्योंकि जो दूसरा पार्ट है उसी से क्वेश्चन बनता है, दोनों को मिला करके ही क्वेश्चन बनाते हैं, अकेले ये नहीं देते। इसमें दूसरा पार्ट है कि कोई एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है कुछ ऐसा, ये इसमें आपको फ्रूट वेट बताना है। इसके अंदर में जो फ्रूट वेट आने वाला है वो बताना है। ध्यान से देखो कितने डोमिनेंट है यहाँ पर? 2 डोमिनेंट जीन हैं, 2 डोमिनेंट एलील्स हैं। तो डोमिनेंट एलील की वजह से जो एडिशनल वेट कंट्रीब्यूट होगा वो कितना हो जाएगा? 2 × 20 इज इक्वल टू 40 ग्राम। सॉरी 2 × 10, हमने 10 निकाला है, 20 ग्राम। कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। तो इस फ्रूट का वेट कितना आएगा? जो मिनिमम वेट है ना, बाय डिफॉल्ट वेट, इसको ऐड करना पड़ता है, क्योंकि ये एलील की वजह से नहीं आ रहा, ये बाय डिफॉल्ट इतना वेट आ ही रहा है। तो टोटल वेट जो होगा वो आ जाएगा 60 तो पहले से ही था, और 20 हमारा डोमिनेंट एलील कंट्रीब्यूट कर देंगे तो 80 ग्राम। तो ऐसे फ्रूट का वेट कितना आ जाएगा? 80 ग्राम।